हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अच्छे हो और आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, जिसमें हमने लास्ट की 2 वीडियोस में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था आरबीआई। हम लोगों ने ये भी देखा था कि पेपर एनालाइज करके कि पेपर किस तरीके से आता है, प्लस इस सब्जेक्ट पे क्या क्या है, सब्जेक्ट का ओवरव्यू भी देखा था। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए, ताकि आप लोग कंटिन्यू यहाँ से कर सकें। गाइस, आज हम लोग आरबीआई का 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं। गाइस, जितने भी नोट्स हैं मैं आपको बार बार बोल रही है, पूरे अमेंडेड है और ये आपके दिसंबर के लिए बहुत यूज़फुल है। तो गाइस, पढ़ते हैं आज आरबीआई का और आगे तरफ चलते हैं हमारे आरबीआई की तरफ। तो गाइस, हमें पढ़ना है आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? देखो, कल मैंने आप लोग को फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ाया था और फंक्शंस ऑफ आरबीआई में मॉनेटरी फंक्शन भी था कि आरबीआई पैसे को रेगुलेट करता है, पैसे को रेगुलाइज करने के लिए जो पॉलिसी बनाता है, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मैंने कल भी बताया था आप लोग को कि मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन उठ के आएगा। तो देखते हैं एक बार। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज़ टू फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट मॉनेटरी पॉलिसी। बनाना प्लस एग्जीक्यूशन कराना, दोनों ही आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। दिस इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ये आरबीआई का कोई फंक्शन नहीं है, वैसे फंक्शंस में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में दिस इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो, इसके लिए वो एक मॉनेटरी पॉलिसी बना के रखे। तो ये है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखो, 2 तरीके से महंगाई बढ़ती है, एक होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन हमें आम जनता का देखना है, आम जनता का देखना है तो हम क्या देखेंगे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो मेन कंज्यूमर से डील कर रहा है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो होता है, वही हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल मनी सप्लाई, ज़्यादा मनी सप्लाई नहीं होगा मार्केट में और बहुत कम भी नहीं होगा कि ऐसा हो कि बिल्कुल ही लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंट्रोल क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जितना क्रेडिट चाहिए मार्केट में हम लोग सिर्फ उतना ही देंगे, हद से ज़्यादा भी क्रेडिट नहीं देंगे और बहुत कम भी नहीं देंगे कि लोग बिजनेस ही नहीं कर पाए। क्योंकि आपको पता है, इंडिया में लेबर है, इंडिया में माइंड है, इंडिया में सब कुछ है, रिसोर्सेज भी है, लेकिन इंडिया में पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो हमें कैपिटल अवेलेबल करानी है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट, मार्केट के लिए क्या इंटरेस्ट रेट होगा वो उस हिसाब से आरबीआई डिटरमाइन करता रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। पहला, कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सस्ताई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मतलब कितना मार्केट में पैसा जाएगा, कितना कम जाएगा। कंट्रोल क्रेडिट अबिलिटी, कितना लोन देना है, कितना नहीं देना है। 4th, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट, और इंटरेस्ट रेट भी हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो, आरबीआई का गवर्नर पूरे इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को अकेला बैठ के नहीं देख सकता, उसके पास और भी काम होंगे, जैसे कि बैंक्स को डायरेक्शन देना या फिर नोट्स को जो इशू करना है वो करना। तो ऐसे में आप लोग देखते हो कि आरबीआई के पास और भी काम होते हैं, तो इसके लिए आरबीआई स्पेसिफिक कामों के लिए स्पेसिफिक लोगों को बिठाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को संभालने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है। अब ये क्या है, पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी टू बी कॉल्ड अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द बैंक। जो कमेटी बैठती है उसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। The monetary policy committee shall consist of following member, namely गवर्नर ऑफ द बैंक, मतलब चेयरपर्सन होगा मॉनेटरी पॉलिसी का। जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? आरबीआई का खुद गवर्नर। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द बैंक, इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होगा, मतलब वो मेंबर होगा लेकिन हाईएस्ट लेवल का मेंबर होगा। 1 ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर को और भी नॉमिनेट करेगा, क्योंकि देखो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड बातें हैं, कंट्री के इन्फ्लेशन, कंट्री के डिफ्लेशन, प्लस कंट्री का बजट इसी के हिसाब से बैठता है। तो हमें
एक ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बिठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बजट से रिलेटेड सारे मैटर देखता है। अब बजट से रिलेटेड अगर सारे मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहा है तो फिर वहाँ पे उसको भी काम करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या पढ़ा गाइस? हम लोगों ने पढ़ा कि 2 तो मेंबर हो गए प्लस एक आरबीआई का गवर्नर हो गया। पढ़ते हैं, वैसे और भी होंगे इसमें। हाँ, ये रन देखो, 3 पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी 3 पर्सन होंगे। तो टोटल हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा एक गवर्नर होगा, एक डेप्यूटी गवर्नर होगा, एक स्पेशल ऑफिसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, 3 अदर मेंबर्स होंगे। तो एक बार वापस पढ़ते हैं गाइस, टोटल 5 मेंबर हो गए और एक गवर्नर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कमेटी में, क्योंकि पूछ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, और इस मॉनेटरी पॉलिसी को कमेटी को जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द बैंक। इसमें जो चेयरपर्सन होता है वो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। एक मेंबर होता है जो कि हेड पे होता है, दैट इज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। थर्ड, वन ऑफिसर एक बैंक का होगा, एक बैंक का ऑफिसर होगा, मतलब एक दूसरा मेंबर होगा। 3 पर्सन कौन अपॉइंट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक पर्सन आरबीआई का मेंबर होगा और 3 पर्सन कौन अपॉइंट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। कुल मिला के 3 लोग आरबीआई के होंगे, 3 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू बी अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। हम ये देखते हैं कि हर साल कितना इन्फ्लेशन हो सकता है और उसके ऊपर कितना टॉलरेबल नहीं है, और अगर उतना उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। देखो, जैसे बजट आता है ना वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी भी आती है, लेकिन बजट साल में एक बार आता है। मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाती है, मतलब वो साल में 2 बार भी आ सकती है और साल में 1 बार भी नहीं आ सकती। डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट कि क्या कंट्री की कंडीशन चल रही है, उस हिसाब से हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को लाते हैं। तो एक बार देखो, अच्छा, बजट अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आ जाती है। बजट हर चीज़ को देखता है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी देखती है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मतलब पैसों से रिलेटेड बात ही देखती है। द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी शैल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लेगी वो सारे के सारे बैंक्स पे बाइंडिंग होती है, मतलब बैंक्स को उसको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक उसको जाके किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चनिंग ऑफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं चलता है मॉनेटरी पॉलिसी के खिलाफ या फिर आरबीआई के खिलाफ, क्योंकि देखो ये लोग जितना भी काम करते हैं ना वो सबके सब पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं। तो आई थिंक गाइस आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके बनाता है। ये आरबीआई का कोई फंक्शन नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्थो फंक्शन में पढ़ा, बट मेरे हिसाब से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंट्रोल करते हैं वो इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई को कंट्रोल, क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट भी डिटरमाइन करते हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई का गवर्नर बैठता है, डेप्यूटी गवर्नर बैठता है, एक मेंबर बैठता है आरबीआई का, प्लस 3 ऑफिसर बैठते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को देखती है, और जो डिसीजन होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी का वो सारे बैंक्स पे बाइंडिंग होता है। मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो साल में कम से कम ये 4 बार मिलते हैं। 4 में इनकी वार्तालाप, इनका मीटिंग, इनका मिलन कितनी बार होता है? 4 बार। याद रखना भाई, 4 बार। तो 4 बार मिलते हैं। द मीटिंग स्केड्यूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर द ईयर शैल बी पब्लिश्ड बाय द बैंक एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। देखो, ये हमारा ईयर स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमारा पूरा साल चलता है। आपको पता है हमारा जो ईयर होता है दैट इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। अभी हमारा 2022 चल रहा है, मतलब हमारा जो ईयर है, मतलब जो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो हमारा चल रहा होगा, हमारा ये लास्ट ईयर क्या, हम लोग करंट ईयर की बात करते हैं, तो 2022 चल रहा है। तो 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक चलेगा। अब 22 से लेके 23 में जितनी भी मीटिंग्स होगी, 4 होगी, 5 होगी, जितनी भी होगी, ठीक है, ये अपन ने मीटिंग बांट दी। इसको डिसाइड कब किया जाएगा? 1 वीक बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग, ये फर्स्ट मीटिंग के 1 हफ्ते पहले डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी मीटिंग होनी है, कितनी मीटिंग्स होनी है, क्या डिसीजंस लेने हैं, सब कुछ साल के पहले में ही डिसाइड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं वापस रीड कर रही हूँ। द मीटिंग स्केड्यूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फॉर अ ईयर, 1 साल की, shall be published by the bank at least 1 week before the first meeting in that year।
आई थिंक आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखो, द मीटिंग स्केड्यूल में भी चेंज। क्या चेंज नहीं हो सकता क्या? आने वाले पूरे साल की मीटिंग्स में कुछ भी हो सकता है, हमें मीटिंग बढ़ानी, हम मीटिंग बढ़ा सकते हैं, हम मीटिंग कम कर सकते हैं, तो क्या हम ये सब कुछ चेंज नहीं कर सकते क्या? हो सकता है, लेकिन मान लो अगर आपको चेंज करना है, किसी भी मेंबर को चेंज करना है, तो ये 4 मीटिंग्स है। अब पहली मीटिंग हो गई, दूसरी मीटिंग हो गई, तीसरी मीटिंग और चौथी मीटिंग, मान लो 4 ही रखी अपन। अब सेकेंड मीटिंग में जो चेंज करना है अगर आपको, सेकेंड मीटिंग में, तो सेकेंड मीटिंग में जो चेंजेस होंगे ना, उसका डिसीजन फर्स्ट मीटिंग में ही लेना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, द मीटिंग स्केड्यूल मे बी चेंज, द मीटिंग स्केड्यूल मे बी चेंज ओनली by way of decision taken at a prior meeting, by way of decision taken at a prior meeting। मतलब सेकेंड मीटिंग में जो भी चेंजेस होंगे वो फर्स्ट मीटिंग में पहले से डिसाइड कर लो। थर्ड मीटिंग में जो भी चेंजेस होंगे वो फर्स्ट सेकेंड मीटिंग में डिसाइड कर लो, और फोर्थ मीटिंग में जो भी होंगे वो थर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लो। तो मैम फर्स्ट का कहाँ जाएगा? तो फर्स्ट का तो यार आप लोगों ने पहले ही 1 हफ्ते पहले डिसाइड किया था ना। तो कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा मैम फर्स्ट का कहाँ जाएगा? अरे तो फर्स्ट का तो आप लोगों ने 1 हफ्ते पहले डिसाइड ही किया था ना। लेकिन इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ गवर्नर एन एडिशनल मीटिंग इज रिक्वायर्ड, और मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी रीस्केड्यूल्ड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसीज। लेकिन अगर गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो कि उस मीटिंग का मतलब जो भी उस मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरपर्सन होता है, उस मीटिंग का चेयरपर्सन होता है, उसको कभी भी लगता है कि हमें मीटिंग चेंज करनी चाहिए, हमें मीटिंग को बढ़ा देना चाहिए, जैसे 4 की जगह हमें 6 मीटिंग कर देनी चाहिए, 6 की जगह हमें 7 कर देनी चाहिए, तो हम मतलब ये कभी भी कर सकता है। इसको 1 हफ्ते की ज़रूरत नहीं है, इसको 1 हफ्ते की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मेंबर्स को कोई चेंज कराना है, मेंबर्स को कुछ बढ़ाना है, मेंबर्स को कुछ कम करना है, तो उसको पहली मीटिंग में बोलना पड़ेगा, मतलब 1 मीटिंग पहले में बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नर को करना है, तो वो कभी भी कर सकता है, ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी वो कभी भी कर सकता है, और वो यही बोलेगा कि हम लोग मीटिंग को इस दिन रखेंगे। तो गवर्नर कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि प्रायर मीटिंग में बोलना पड़ेगा। बाकी मेंबर्स को प्रायर मीटिंग में बोलना पड़ेगा। गवर्नर मीटिंग्स को बढ़ा भी सकता है, मेंबर्स नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, आई थिंक आपको कोई स्लाइड आ गई होगी, और स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, एनी चेंज इन मीटिंग स्केड्यूल शैल बी पब्लिश बाय द बैंक एज सून एज प्रैक्टिकेबल। फिर ये सारे चेंजेस आरबीआई की वेबसाइट पे सब जगह आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो पब्लिक को भी पता करना पड़ेगा, तो पब्लिक को आरबीआई की वेबसाइट पे हो गया और न्यूज़पेपर में आ जाएगा, सब जगह जितनी जल्दी हो सके पब्लिश कर दिया जाए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये सब कुछ भी आ गया होगा। अब कोरम ऑफ द मीटिंग, कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। तो कोरम क्या होता है? कम से कम जने जो मुझे मीटिंग में चाहिए होते, दैट इज कोरम। दैट मीन्स इट इज़ अ कोरम ऑफ अ मीटिंग। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग कम से कम होने चाहिए, वरना मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। देखो 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर है, वैसे टोटल मेंबर कितने हैं? 5 हैं, है ना? 5 है ना? 5 में से हमें कितने चाहिए होते हैं, मतलब टोटल 6 है, क्योंकि एक आरबीआई का गवर्नर प्लस 5 अदर मेंबर्स, तो टोटल 6 है। लेकिन हमें कितने चाहिए होते हैं मिनिमम मीटिंग में? 4। 5 चलेंगे क्या? बिल्कुल चलेंगे, कोई मना ही नहीं है, लेकिन 4 तो हमें चाहिए चाहिए। एटलीस्ट 1 ऑफ whom शैल बी गवर्नर, जिसमें से एक हो गया गवर्नर। गवर्नर नहीं आया तो इन द एब्सेंस डेप्यूटी गवर्नर। मैंने पहले ही बोला था गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर में से दोनों एक भी आता है तो भी चलता है। तो गवर्नर आए तो ठीक है, नहीं तो गवर्नर की जगह क्या आ जाएगा? डेप्यूटी गवर्नर। तो एक तो हो गया हमारा गवर्नर। गवर्नर नहीं आता तो गवर्नर की जगह कौन होता है? डेप्यूटी गवर्नर। हु इज़ द मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मतलब देखो डेप्यूटी गवर्नर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। तो 4 में से जो डेप्यूटी गवर्नर, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी हो फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखना, मैंने बताया था 4 डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं। तो 4 हो सकते हैं, तो 4 में से जो भी उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर होगा वो उस मीटिंग में आएगा, बाकी के दूसरे नहीं आएंगे। ठीक है, तो 4 मेंबर चाहिए, 4 में से कौन होगा? एक तो गवर्नर होगा, गवर्नर नहीं आता तो डेप्यूटी गवर्नर, बाकी 3 तो अलग होंगे ही होंगे। द मीटिंग शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द गवर्नर। सारी मीटिंग कौन कराता है? चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन पे कौन बैठा है? हमारा गवर्नर। तो मीटिंग शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द गवर्नर।
एंड इन द एब्सेंस बाय द डेप्यूटी गवर्नर, और अगर गवर्नर खुद नहीं आता तो उनकी जगह पे कौन आते हैं, डेप्यूटी गवर्नर हु इज़ द मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये बार बार यही क्यों बोल रहे हैं हु इज़ द मेंबर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो चारों थोड़ी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर होंगे, जो वाला मेंबर होगा वो ही यहाँ पे आएगा। आई बात समझ में? आगे देखो, ईच मेंबर शेल हैव 1 वोट, हर मेंबर को कितने वोट मिलेंगे, 1 वोट मिलेंगे। तो देखो अगर मान लो 4 जने आ जाते हैं, तो 4 जने आ जाते हैं तो 4 में से 3 बोलते हैं यस कोई डिसीजन पे और 1 बोलता है नो, तो वो डिसीजन मान लिया जाएगा। अगर 3 बोलते हैं नो और 1 बोलता है यस, ठीक है, तो वो डिसीजन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 2 बोलते हैं यस और 2 ही बोलते हैं नो, ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अगर इक्वालिटी आ जाए तो अगर 2 यस बोल रहे हैं और 2 नो बोल रहे हैं, तब हम क्या करें, तब हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा चेयरपर्सन है मतलब गवर्नर को एक एडिशनल वोट देना चाहिए, जिस एडिशनल वोट को बोला जाता है सेकंड वोट या फिर कास्केटिंग वोट। तो कास्टिंग वोट या फिर सेकंड वोट बोल सकते हो, और वो जो डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा। तो देखो एक बार, ऑल क्वेश्चन शेल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। मैंने बोला था ना जो मेजॉरिटी से होगा, मान लो 5 मेंबर आते हैं, 3 हाँ बोलते हैं 2 ना बोलते हैं तो चलता है, लेकिन एग्जैक्ट 4 आ जाते हैं तभी कई बार ऐसा हो जाता है इक्वालिटी आ जाती है, बाय द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, अगर वोट इक्वालिटी हो गई तो गवर्नर शेल हैव सेकंड और कास्टिंग वोट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कोरम में कितने जने आने चाहिए, वैसे होते तो 6 जने हैं लेकिन 4 जने भी आएंगे तो चलेगा। गवर्नर का आना कंपलसरी है, गवर्नर नहीं आता तो उसकी जगह वो डेप्यूटी गवर्नर आएगा जो उस मीटिंग में मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में मेंबर है। हर मेंबर को 1 वोट होता है, और जो हमारा गवर्नर है, अगर मान लो इक्वालिटी ऑफ वोट आ जाता है तो हमारे गवर्नर के पास सेकंड और कास्केटिंग वोट होता है। टूल्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में 2 टूल्स आते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर, एक होता है क्वालिटेटिव मेजर। क्या आता है, क्वांटिटेटिव मेजर, एक होता है क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर देखो, क्वांटिटेटिव मेजर क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। प्लस ये सारे मेंबर्स के लिए, सारे बैंक्स के लिए, सारे मेंबर्स मतलब सारे बैंक्स के लिए, सारे बैंक्स के लिए इक्वल होता है। इसको जनरल मेजर बोला जाता है क्योंकि ये सारे बैंक्स के लिए इक्वल होता है। लेकिन क्वालिटेटिव कुछ के लिए अलग होता है और कुछ के लिए अलग होता है, तो वो सबके लिए इक्वल नहीं होता, वो सेलेक्टिव होता है। तो सेलेक्टिव होता है इसलिए उसको क्वालिटेटिव बोला जाता है। सबसे पहले आते हैं क्वांटिटेटिव मेजर, उसको जनरल मेजर भी बोला जाता है। देखते एक बार, इसमें बैंक रेट और रेपो रेट भी आता है। एक बार मैं लिख देती हूँ इसको, क्या बोलते हैं, जनरल मेजर भी बोला जाता है, तो जनरल मेजर भी इसको बोल सकते हैं। बैंक रेट एंड रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम प्यार से SLR बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 होते हैं जो क्वांटिटेटिव मेजर में आते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। पढ़ते हैं। बैंक रेट, इट इज़ द रेट एट विच RBI लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक। देखो जब कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो RBI जिस रेट पे बैंक को क्या देता है, लोन देता है, दैट इज़ बैंक रेट। वापस सुनो, बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब RBI चाह रहा है कि मार्केट में पैसा फ्लो, क्योंकि मान लो मार्केट में डिफ्लेशन की कंडीशन चल रही है, जैसे अभी कोविड के बाद चल रहा था या फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद भी चला है। तो अगर कंट्री में डिफ्लेशन की कंडीशन चल रही है और RBI चाहता है कि मनी सप्लाई बढ़े, तो RBI बैंक रेट को कम कर देगा। कम करने से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो अगर कम हम करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई अपने आप ही बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा होता है, अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन चल रही है, महंगाई की कंडीशन चल रही है और RBI के पास, RBI चाहता है कि मनी मार्केट में और ना जाए, तो RBI क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट को बढ़ाते ही मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मार्केट में पैसा कम आएगा क्योंकि लोग कम मांगेंगे ना, महंगा तो कम ही लेंगे ना। देखो, इट इज़ द रेट एट विच RBI इज रेडी
टू बाय एंड डिस्काउंट रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर कमर्शियल बैंक। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये तो हुआ हमारा बैंक रेट, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है बैंक रेट। अब आता है हमारा रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? इट इज़ द रेट एट विच RBI इज रेडी टू बाय रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर कमर्शियल बैंक। ये भी मतलब ये है, कहता है ये भी एक तरीके से बैंक रेट ही हुआ कि जिस पे RBI क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको भी बोलते हैं बैंक रेट। अच्छा एक बात बताओ, रेपो रेट और बैंक रेट बिल्कुल सेम होता है। RBI जब लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, तो उसको बैंक रेट भी बोल सकते हैं और रेपो रेट भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जब RBI कुछ गिरवी रखवा के बैंक को लोन देता है, वापस सुनना, जब RBI कुछ गिरवी रखवा के बैंक को लोन देता है, दैट इज़ बैंक रेट। दैट इज़ बैंक रेट जो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया, पहले मैंने सोचा एक बार आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद अच्छे से एक बार क्लियर करेंगे। तो बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है कुछ गिरवी रखवा के, दैट इज़ बैंक रेट। अब आ जाते हैं रेपो रेट। रेपो रेट में भी RBI लोन देता है कमर्शियल बैंक को, लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखाया जाता। आप सेकंड पैराग्राफ को आप पढ़ोगे, इट इज़ द रेट एट विच RBI इज रेडी टू बाय एंड रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज़ है। जैसे मान लो किसी ने किसी को BR इशू किया और उस BR को डिस्काउंट करा दिया गया, किससे, HDFC बैंक से। HDFC बैंक ने उसको डिस्काउंट करा दिया। अब HDFC बैंक ने उसको डिस्काउंट कर दिया 3 महीने के लिए, लेकिन अगर फिर HDFC बैंक को भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो HDFC बैंक ने RBI से उसको क्या करा दिया, रीडिस्काउंट करा दिया, पैसा उधार ले लिया। लेकिन अगर वो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो उस पर्सन को पैसे नहीं मिलेंगे, तो HDFC को नहीं मिलेंगे, तो RBI को भी नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन होता है, जहाँ पे RBI अनसिक्योर्ड लोन देता है, दैट इज रेपो रेट। वापस देख लो, बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें RBI सिक्योर्ड लोन देता है कुछ ना कुछ गिरवी रखवा के। रेपो रेट वो रेट होता है जहाँ पे RBI कुछ भी गिरवी नहीं रखवाता, अनसिक्योर्ड लोन देता है। रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट सिक्योर्ड, इट इज़ अनसिक्योर्ड। और सेम प्रोविज़न है, अगर RBI चाहता है कि मनी सप्लाई बढ़े, डिफ्लेशन की कंडीशन है, तो RBI कम रेट पे डिस्काउंट कर देता है, मतलब कम डिस्काउंटिंग चार्ज करके पैसा दे देता है। तो ऐसे में बैंक भी आगे फर्दर लोन ज़्यादा दे देती है। लेकिन अगर RBI चाहता है कि रेट डिस्काउंटिंग ज़्यादा हो, मतलब कम हो और मनी सप्लाई कम जाए, तो RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कर लेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बैंक कम डिस्काउंटिंग कराएगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोनों ही RBI लोन देने के लिए यूज़ करता है, पर एक में सिक्योर्ड है, एक में अनसिक्योर्ड है। दूसरा आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है जब भी कमर्शियल बैंक के पास कुछ डिपॉजिट आता है, तो उसको अपना डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज RBI के पास रखवाना पड़ता है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं CRR। 1 सेकेंड, उसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब RBI मान लो किसी कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपीज़ डिपॉजिट आया, RBI चाहता है कि मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा जाए, तो वो CRR रखेगा 5%, तो बाकी 5% कमर्शियल बैंक RBI को दे देगा, बाकी 95 का क्या चढ़ा देगा, लोन चढ़ा देगा। इसका मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई। अब अगर चल रही है इन्फ्लेशन की कंडीशन और हम चाहते हैं मनी सप्लाई ना जाए मार्केट में, तो RBI क्या कर देगा, CRR बढ़ा देगा, 20% कर देगा। तो ऐसे में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। लोन कितना चढ़ेगा, अब 80 का ही तो चढ़ेगा। आई बात समझ में? तो एवरी कमर्शियल बैंक इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिपॉजिट सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैश डिपॉजिट विद RBI रिजर्व। वो RBI के पास एज अ रिजर्व रखेंगे। Every commercial bank is under an obligation to deposit certain percentage of cash reserve with RBI's reserve. अब वही है इसका प्रोसेस भी, अगर बढ़ाना है मनी सप्लाई तो CRR कम कर देगा, और अगर कम करना है तो CRR बढ़ा देगा। इनका भी रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
आरबीआई कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे डिसाइड करता है जहाँ पे कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा अपने पास भी रखना पड़ता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक भी आप देखो बिजनेस कर रही है, और बिजनेस कर रही है तो पब्लिक को पैसा, आज पब्लिक डिपॉजिट करा रही है तो पब्लिक निकालेगी भी, और कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर लिक्विड असेट। तो मान लो अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट आ रहा है, तो 100 में से 5 रुपये वो सीआरआर ले गया, तो आरबीआई कहेगा ना यार 20 रुपये तो तू भी अपने पास रख, कल को कोई पैसा निकालने आ गया तो फिर तू कहाँ जाएगा। आई बात समझ में? तो वहाँ पे कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा जब अपने पास रखना पड़ता है उसको बोलते हैं एसएलआर। अगर आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े तो वह एसएलआर को कम कर देगा, 20% की जगह 10% कर देगा। लेकिन अगर आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई मार्केट में कम रहे तो वह एसएलआर को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास पड़ा रह जाएगा और जिसमें वो लोन कम दे पाएगा। एवरी कमर्शियल बैंक इज अंडर एन ऑब्लिगेशन होती है कमर्शियल बैंक की, टू कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ असेट इन लिक्विड फॉर्म विद देमसेल्फ एज रिजर्व। तो एवरी कमर्शियल बैंक, ये इसको क्या बोलते हैं, एसएलआर। एवरी कमर्शियल बैंक इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ लिक्विड असेट इन द लिक्विड फॉर्म। और लिक्विड फॉर्म क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कॉइन्स हो सकते हैं, ठीक है, कैश हो सकता है, ये सब कुछ होता है। अच्छा, ये भी रिलेशन मैंने आपको बताया नेगेटिव ही होता है। एसएलआर बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, एसएलआर कम कर दिया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई क्या करता है, बाइंग और सेलिंग करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ किसकी, कमर्शियल बैंक को। तो क्या होता है, जैसे मान लो आरबीआई को ऐसा लगता है कि मनी सप्लाई हमें कम करनी चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज़ बेच देगा। अब सिक्योरिटीज़ बेच देगा तो जितना भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा, और मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा। आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, तो वो सिक्योरिटीज़ बाय कर लेगा, जितनी भी कमर्शियल बैंक के पास सिक्योरिटीज़ पड़ी है वो बाय कर लेगा। उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा और वो आगे फर्दर लोन दे देगी। अब आप ये बोलोगे कि आरबीआई ऐसा बोलेगा तो कमर्शियल बैंक को मानना पड़ेगा क्या, डेफिनेटली मानना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक इसको कहीं पे भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। ये सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। जैसे देखो एग्जांपल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक कमर्शियल बैंक के पास 5 करोड़ रुपए पड़े थे। कमर्शियल बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक के पास 5 करोड़ रुपए पड़े थे। अब 5 करोड़ रुपए अगर पीएनबी बैंक के पास पड़े हैं तो पीएनबी बैंक बोलती है कि इन 5 करोड़ को मैं क्या करूं, पब्लिक को लोन दे दूं, और मिस्टर ए को देने वाली थी। मिस्टर ए को देते ही, जैसे ही वो देने वाली थी, तो आरबीआई ने बोला नहीं 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 नहीं, मनी सप्लाई हमें मार्केट में नहीं पहुंचाना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को बोला कि ये 5 करोड़ तुम मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें बॉन्ड सेल कर देता हूँ। और आरबीआई ने वो पैसा अपने अंडर में ले लिया और बॉन्ड से कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को दे दी। तो कमर्शियल बैंक भी खुश और पब्लिक में पैसा भी नहीं गया। दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खत्म होते हैं यहाँ पे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर। तो एक बार देख लो वापस मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोग को। सबसे पहले बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट सिक्योर लोन्स पे होता है और रेपो रेट वो होता है जो अनसिक्योर लोन पे होता है। फिर कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो सच सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट आरबीआई को किसके पास रखना, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। फिर हमने देखा एसएलआर। एसएलआर जब कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट खुद के पास रखना पड़ता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव मेजर। क्या है ये क्वालिटेटिव मेजर? पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, दूसरा मॉरल सॉशन, तीसरा डायरेक्ट कंट्रोल और फोर्थ सिलेक्टिव क्रेडिट रेशनिंग। ये एक हम पढ़ेंगे। ये एक्चुअली में क्या होता है, इसको जनरल मेजर नहीं बोला जाता है, इसको सेलेक्टिव मेजर बोला जाता है, क्योंकि सेलेक्टिव कैटेगरीज के लिए, सेलेक्टिव बैंक्स के लिए ही आते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, मॉरल सॉशन हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया। पढ़ते हैं एक बार मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो जब भी आप लोग लोन लेने जाते हो ना, होप लोन हो गया, कार लोन हो गया, तो अलग अलग लोन्स पे अलग अलग परसेंटेज होती है। जैसे मान लो कोई घर है वो 50 लाख का है, तो घर अगर 50 लाख का है तो उस पर लोन मिलता है 60 या 70%, मतलब 35 लाख रुपीज़ का लोन मिल जाएगा। ये जो 60 या 70% डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये आरबीआई डिसाइड करता है कि जैसे होम लोन है तो उस पर 30% मार्जिन रखना है, मतलब 70% लोन देना है। कार है, कार में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता है, तो आपको मान लो 50% ही लोन देना है, 50% लोन देना है, मतलब 50% मार्जिन रखना है।
तो मार्जिन होता क्या है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या हो गई? जैसे कि घर, जैसे कि कार, एंड अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड बाय कमर्शियल बैंक टू द पब्लिक। जैसे घर हमने रखा 50 लाख का, अब आरबीआई ने डिसाइड किया कि 30% मार्जिन होना चाहिए होम लोन पे, क्योंकि मैंने बोला था ये सब पे सेम नहीं होता, सिलेक्टिव अलग अलग होता है। तो होम लोन पे 30% मार्जिन होना चाहिए, इसका मतलब क्या? 70% लोन देना है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी हमारी हुई कितनी? 50 लाख की, लेकिन हमने लोन दिया 35 लाख का, तो 15 लाख जो बीच के बचे हैं वो क्या है? मार्जिन हो गया। अब आरबीआई चाहता है, जैसे कि मान लो देखो, एक मिस्टर ए है, उसने कमर्शियल बैंक के पास कोई अपनी असेट रखी, असेट थी 100 लाख की, मतलब 1 करोड़ की, लेकिन कमर्शियल बैंक ने उसको लोन दिया 80 लाख का। अब 80 लाख का लोन दिया, इसका मतलब क्या है? अब आप लोग चाहते हो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है? 20 लाख। अगर आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए तो मार्जिन को कम कर देगा, जैसे कि 20 लाख की जगह क्या कर देगा? 10 लाख, तो यहाँ पे अपने आप 90 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर यही कमर्शियल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, जैसे कि 20% की जगह वो 40% भी कर सकता है, तो 60 लाख का हो जाएगा। तो ये भी नेगेटिव रिलेशन चलता है कि अगर मार्जिन बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, अगर मार्जिन कम कर दिया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मॉरल सॉशन, मॉरल सॉशन होता है कि आरबीआई प्यार से समझाता है। मॉरल का मतलब क्या होता है? एथिक्स। कमर्शियल बैंक को मॉरली प्रेशराइज करता है, प्यार से समझाता है कि यहाँ लोन मत दो, इसको लोन मत दो, इस पर्पस के लिए लोन मत दो, इतना लोन मत दो। मॉरल मतलब प्यार से समझाना। तो देखो, आरबीआई अपील करता है कमर्शियल बैंक को टू कंट्रोल क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी। कई बार ऐसा होता है कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास खूब पैसा होता है और आरबीआई चाहता है कि वो पैसा मार्केट में नहीं जाए, तो कमर्शियल बैंक को प्यार से भी समझा सकता है। दैट इज मॉरल सॉशन। जैसे देखो, आरबीआई अपील किसको कर रहा है? कमर्शियल बैंकों की कंट्रोल करो क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी। डायरेक्ट कंट्रोल, जो लोग प्यार से नहीं मानते ना, जो लोग प्यार से नहीं मानते उसको थप्पड़ दे के मनाना पड़ता है। दैट इज डायरेक्ट कंट्रोल। तो आरबीआई टेक एक्शन करता है कमर्शियल बैंक को जो मॉरली प्यार से नहीं मानते, टू कंट्रोल क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय इम्पोजिंग पेनल्टीज। आरबीआई बोल रहा है कि लाइक मान लो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा लोन मत दो, क्योंकि वहाँ से फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल आता है, प्राइसेस में बहुत ज़्यादा उछाल आता है, शेयर मार्केट में फ़र्क पड़ता है। तो अगर आरबीआई प्यार से समझा रहा है और आप नहीं समझ रहे हो तो आरबीआई फिर आप पे क्या लेगा? एक्शन लेगा। दैट इज डायरेक्ट कंट्रोल। इससे बेटर है मॉरल सॉशन ही मान लो। तो हमने 3 पढ़ लिए अभी तक, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट कंट्रोल और मॉरल सॉशन। पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ा हमने, फिर डायरेक्ट कंट्रोल प्यार से समझाएगा, और नहीं सॉरी, मॉरल सॉशन प्यार से समझाएगा, फिर डायरेक्ट कंट्रोल प्यार से नहीं मानते तो फिर पेनल्टीज ठोकनी पड़ेगी। सेलेक्टिव क्रेडिट रेशनिंग, लोन सेलेक्टिव पर्पसेस के लिए लो और उसके अलावा किसी भी पर्पस के लिए लोन मत दो। ये भी आरबीआई बोल सकता है कि इस पर्पस के लिए लोन दो, इस पर्पस के लिए लोन मत दो। जैसे एग्रीकल्चर के लिए मान लो आरबीआई ने लिमिट बना दी कि 1 करोड़ तक का लोन देना है, ये क्या सेलेक्टिव पर्पस ही तो है। सेलेक्टिव पर्पस मतलब एक सेलेक्टिव चीज़ों के लिए ही लोन देना है, एग्रीकल्चर के लिए देना है वो भी 1 करोड़ तक का। तो यहाँ पे हमारे क्वालिटेटिव मेजर भी कंप्लीट होते हैं। क्वांटिटेटिव 4 थे, दैट इज बैंक रेट और रेपो रेट। फिर हमने बैंक रेट और रेपो रेट के बाद पढ़ा सीआरआर, फिर हमने पढ़ा एसएलआर, और एक और हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर हमने क्वालिटेटिव मेजर पढ़ा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सॉशन, डायरेक्ट कंट्रोल और सेलेक्टिव क्रेडिट रेशनिंग। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है कि लोन का अमाउंट और सिक्योरिटीज का अमाउंट का डिफरेंस। देन हमने मॉरल सॉशन प्यार से समझाना है, डायरेक्ट कंट्रोल प्यार से नहीं माने तो पेनल्टीज ठोकनी, सेलेक्टिव क्रेडिट रेशनिंग सेलेक्टिव पर्पस के लिए लोन देना है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने 1 करोड़ ही बोला। सम अदर मेजर, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स भी आई हुई है और भी कुछ इसके कॉरिडोर। तो पढ़ते हैं कुछ और भी मेजर्स इनके। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम पढ़ते हैं इसको। दिस स्कीम कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अप्रैल 2004। कब आया था? अप्रैल 2004। गाइज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा हो, और गाइज अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि मुझे भी मज़ा आए और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस ला सकूँ। बिलीव मी, सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, सारे नोट्स अमेंडेड है और यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या बोलता है? दिस स्कीम कम इनटू एक्सटेंड ऑन अप्रैल 2004। साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन साइन करता है? आरबीआई और गवर्नर ऑफ इंडिया।
क्या है यहाँ पे, दिस इंटरवेंशन बाय आरबीआई टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी और एब्जॉर्ब मनी सप्लाई बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक इन द इकोनॉमी। देखो मान लो पब्लिक के पास ऑलरेडी खूब पैसा है, ऐसा नहीं है कि वो पैसा उन्होंने बैंकों से लिया, बैंकों से नहीं लिया, लेकिन उनके पास मान लो ऑलरेडी पैसा है। तो ऐसे में पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ लेगी, मनी सप्लाई को फ्लो करेगी, जिसमें मार्केट में बहुत पैसा आ जाएगा। जैसे कि मान लो मिस्टर ए है, उसके पास खूब पैसा है, अब उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, अब आरबीआई बैंक तो है नहीं कि उसको बोलेगा, लेकिन आरबीआई पब्लिक को भी बोल सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा। मिस्टर ए को बोलेगा कि 20 करोड़ रुपए मान लो मिस्टर ए के पास पड़े हुए हैं, और आरबीआई नहीं चाहता कि 20 करोड़ रुपीस पब्लिक के पास जाए, मार्केट में जाए। तो आरबीआई क्या करेगा, उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मिस्टर ए को क्या बोल सकता है कि आपको बड़ी बड़ी असेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कार खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्लैट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज करो। तो विड्रॉ कर रहा है ना आरबीआई एक्सेस लिक्विडिटी, ठीक है, एब्जॉर्व कर रहा है मनी सप्लाई बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक। पब्लिक को बोल रहा है कि सिक्योरिटीज़ है भाई, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, तुम टेंशन क्यों कर रहे हो, और इसको खरीदो और मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को हटाने में हमारी हेल्प करो। और मिस्टर ए को करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई का डिसीजन है, वो फाइनल होता है, आप लोगों को मानना ही पड़ता है, क्योंकि हमें मनी सप्लाई को तो कंट्रोल करना ही है। हम नहीं चाहते मार्केट में पैसा है, तो आपको ये बोलेगा ही बोलेगा। वैसे बहुत रेयर केस होता है ऐसा आरबीआई की पब्लिक को बोले, ठीक है। जब आरबीआई को लगेगा कि मनी सप्लाई कम है, मार्केट में वापस लाना चाहिए, डिफ्लेशन की कंडीशन आ रही है, तो वापस वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेगा मिस्टर ए से। तो ये स्कीम 2004 में आई थी, ये साइन की थी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसने बोला कि आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सेल करेगा पब्लिक को, ताकि एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट से हटा दी जाए। जैसे कि आरबीआई ने सेल किए मिस्टर ए को, गवर्नमेंट पब्लिक है ये, इसके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा है। हमने पूछा कि तुम क्या करोगे, तो उसने बोला मैं बड़े बड़े फ्लैट्स लूँगा, मैं बड़ी बड़ी कारें लूँगा। तो हमने बोला भाई ऐसा कुछ मत कर, इससे बेटर है कि तू गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज कर ले, हम नहीं चाहते कि पब्लिक के पास ये पैसा जाए। कॉरिडोर, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर और पॉलिसी कॉरिडोर। एक बार है ना इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या होता है कॉरिडोर का मतलब, क्या होता है, बालकनी, बालकनी के दो कोने, दो कोने मतलब एक आगे का कोना, एक पीछे का कोना। आरबीआई क्या करता है, किसी भी लोन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम रेट डिसाइड कर देता है, कि मान लो होम लोन है तो आपको मिनिमम 9% पे तो देना ही देना है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा देना है तो 15% पे देना है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम रेट डिसाइड कर देता है आरबीआई, और कमर्शियल बैंक इसके बीच में ही खेलता है, इसके ना तो कम जाएगा ना इसके बाहर जाएगा। आरबीआई ऐसा क्यों करता है, आरबीआई मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट इसलिए डिसाइड करता है ताकि कमर्शियल बैंक उसके अंदर ही रेगुलेट होए। प्लस अगर अपन को मनी सप्लाई कम करना है तो हम लोग रेट्स को बढ़ा के रखेंगे, और मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो रेट्स को कम करके रखेंगे। तो इसी तरीके से हमारा कॉरिडोर चलता रहता है। तो एक बार देखते हैं वापस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर और पॉलिसी कॉरिडोर। It referred to the range within which short-term interest move around the policy rate announced by RBI। देखो ये आरबीआई चेंज करता रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक जब तक आरबीआई ने जो रेट बोली है उसी के अंडर में काम करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने आज क्वालिटेटिव मेजर कंप्लीट किया, हमने क्वांटिटेटिव मेजर किए, पहले क्वांटिटेटिव किए थे जिसमें हमने बैंक रेट, रेपो रेट पढ़ा, उसके बाद सीआरआर पढ़ा, एसआरआर पढ़ा, और हमने फिर पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर क्वालिटेटिव मेजर पढ़े जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, मॉरल सॉल्यूशन प्यार से समझा दो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मॉरल सॉल्यूशन से प्यार से नहीं समझाओगे तो फिर धमकी देनी पड़ेगी, जिसमें हम लोगों ने पेनल्टी सोची थी, डायरेक्ट कंट्रोल। फिर हमने पढ़ा सेलेक्टिव क्रेडिट रेशनिंग की, किस सेलेक्टिव पर्पज़ के लिए लोन देना है, किस सेलेक्टिव पर्पज़ के लिए लोन नहीं देना। फिर अदर स्कीम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जहाँ पे पब्लिक को बोला जाता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ ले ली जाए ताकि एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट से हटा दी जाए। और कॉरिडोर हमने पढ़ लिया, कॉरिडोर क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक को लोन देना होता है, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आया होगा, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।